हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हम लोग मैराथन की क्लास नंबर 3 में हैं और हम लोग अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सवाल ये है 73 नंबर की मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ कौन है। मुकदमा शेर व शायरी, तो आपको मालूम है मुकदमा शेर व शायरी किसने लिखी है? हाल ही ने लिखी है। ठीक है, ये आसान सवाल है। हाल ही ने लिखी है मुकदमा शेर व शायरी। हाल ही ने मुकदमा शेर व शायरी कब लिखी है? 1893 ईस्वी में। कब लिखी? 1893 ईस्वी में। और ये उर्दू तनकीद की पहली किताब है। ठीक, उर्दू तनकीद की पहली किताब मुकदमा शेर व शायरी। और इस किताब में इन्होंने दो नज़रिए इनके बहुत ज़्यादा अहम हैं। उन्होंने बताया कि जो शेर है, शेर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। यानी उसने हाली ने मुकदमे शेर व शायरी में बताया कि शेर के लिए क्या ज़रूरी है। तो शेर में होना चाहिए सादगी। क्या होना चाहिए? सादगी, फिर असलियत, फिर जोश। सादगी, असलियत, जोश। यानी ये शेर में ये चीज़ ज़रूरी है कि सादगी हो और असलियत हो और जोश हो। और उन्होंने बताया कि शायर के लिए क्या ज़रूरी है, यानी शायर के अंदर क्या खूबी होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि तख़य्युल, मुताले कायनात। और फिर बताया है कि तफ़व्वुस अल्फाज। क्या बताया है? तफ़व्वुस अल्फाज। समझ में आ गया ना। यानी शेर की खूबी सादगी, असलियत, जोश। शायर की खूबी तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़व्वुस अल्फाज। समझ गए ना। तो ये उर्दू तनकीद की पहली किताब मुकदमा शेर व शायरी कब लिखी गई है? 1893। कब लिखी गई? 1893। समझ में आ गया ना। और ये उर्दू तनकीद की पहली किताब है। इसे उर्दू तनकीद की बोतिका भी कहा जाता है। उर्दू तनकीद की उर्दू तनकीद की बोतिका भी इसको कहा जाता है, बोतिका। और एक चीज़ और जानिए कि जो है बोतिका इसलिए कहा जाता है, जैसे बोतिका जो है पहली किताब मानी जाती है तनकीद की। अरस्तू की जो बोतिका है वो तनकीद की पहली किताब मानी जाती है। इसी और ये उर्दू में पहली मानी जाती है, इसी वजह से इसको उर्दू तनकीद की बोतिका भी कहा जाता है। समझ में आ गया ना। और देखिए इस किताब के सरवरक पर, यानी सरवरक मतलब कि ऊपर एकदम किताब के बाहरी हिस्से पर, बाहरी की किताब के ऊपर लिखा हुआ है कि दर माउद दहर कमादार। अरबी में लिखा हुआ है दर माउद दहर कमादार। एक अरबी मक़ूला लिखा हुआ है। इसके मानी ये होता है कि जिस तरफ ज़माना फिरे तुम भी उधर फिर जाओ। यानी जिस तरफ ज़माना चले तुम भी उधर चलने लगो। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी हुई है। ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत है। और ये सारी चीज़ें आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिलेंगी। ठीक, तो सबसे पहली किताब मुकदमा शेर व शायरी कब लिखी गई? 1893 में। किसने लिखी है? हाली ने लिखी है। सादगी, असलियत, जोश की बहस किस किताब में मिलती है? मुकदमा शेर व शायरी में। तख़य्युल, मुताले कायनात, इसकी बहस किस में मिलती है? मुकदमा शेर व शायरी में। समझ गया ना। उर्दू तनकीद की बोतिका किसे कहा जाता है? मुकदमा शेर व शायरी को। दर मऊद दहर कमादार, यानी जिस तरफ ज़माना फिरे तुम भी उधर फिरा। ये सुर्खी किस किताब पर दर्ज है? तो मुकदमा शेर व शायरी। समझ में आ गया ना। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? तो शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? तो ये तो आसान है, शिबली की तसनीफ़ है। किसकी है? शिबली की। तो शेरुल अजम जो है ये शिबली की तसनीफ़ है। ये जो है शिबली की तसनीफ़ है शेरुल अजम की कितनी जिल्दें हैं? कुल 5 जिल्दें हैं। कुल कितनी जिल्दें हैं? 5। 1 2 3 4 5। ये जो जिल्द नंबर 4 है, जिल्द नंबर 4, इसका ताल्लुक़ तनकीद से है। किससे है? इसका ताल्लुक़ तनकीद से है। इसमें असूल शेर व शायरी पर बहस की गई। किस पर? असूल शेर व शायरी। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि शेरुल अजम की किस जिल्द में, कौन सी जिल्द का ताल्लुक़ तनकीद से है, तो जिल्द नंबर 4। समझ में आ गया ना। अगर पूछा जाए कि जो है शेरुल अजम की किस जिल्द में असूल शेर व शायरी पर बहस की गई है, तो असूल शेर व शायरी में वो भी जिल्द नंबर 4 आएगा। समझ में आ गया ना। तनकीद से मुतालिक है, शेर व शायरी से मुतालिक है, तो जिल्द नंबर 4। बाकी जो जिल्द बची है 1 2 3 और जो है 5, इसमें फ़ारसी शोरा की तारीख है। किसकी तारीख है? फ़ारसी शोरा की तारीख। समझ में आ गया ना। चलिए 74 नंबर हो गया। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि फ़साने अजायब क्या है? ध्यान से देखिए, फ़साने अजायब ये दास्तान है। ठीक,
इसी से मिलता जुलता एक नाम और है फसाने आज़ाद। अक्सर लोग जो है गलती कर देते हैं। फसाने आज़ाद ये क्या, ये नावल है, ठीक, ये नावल है। किसका है, रतन नाथ सरसार का आज़ाद। फसाने आज़ाद रतन नाथ सरसार का नावल है। और फसाने अजायब क्या है, फसाने अजायब एक दास्तान है। ये किसकी दास्तान है, ये रजब अली बेग सुरूर की, ठीक, रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है ये, रजब अली बेग सुरूर। इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, इनका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से, दिल्ली में लखनऊ के रहने वाले हैं और इनका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से, समझ जाए ना। तो ये फसाने अजायब हो गई। फसाने अजायब जो रजब अली बेग सुरूर ने लिखी है, इसमें जो है कहाँ की मुआशरत को पेश किया गया है, लखनऊ की। कहाँ की मुआशरत, लखनऊ की मुआशरत को पेश किया गया है, ठीक है। और ये किताब इन्होंने कानपुर में रह करके लिखी है, ठीक, कहाँ लिखी है, कानपुर में, कानपुर में, क़याम कानपुर के दौरान, क़याम कानपुर के दौरान। दरअसल होता ये है कि ये लखनऊ में रहते हैं, गाज़ीउद्दीन हैदर का ज़माना चलता है लखनऊ में। उस वक्त जो बादशाह नवाब हैं गाज़ीउद्दीन हैदर, उनका ज़माना चलता है लखनऊ में। और इन पर एक कत्ल का इल्ज़ाम लग जाता है, यानी रजब अली बेग सुरूर पर एक कत्ल का इल्ज़ाम लग जाता है और इनको जला वतन कर दिया जाता है, मतलब कि लखनऊ से बाहर निकाल दिया जाता है। ये चले जाते हैं कानपुर। कानपुर में गए तो वहाँ इनके एक दोस्त थे, उनका नाम था असद अली खान। क्या नाम था, असद अली खान उनका नाम था। तो उनके यहाँ ठहरे तो उन्होंने, असद अली खान ने रजब अली बेग सुरूर ने कहा कि आप एक दास्तान लिखिए। तो इन्होंने एक दास्तान लिखी, उसका नाम था फसाने अजायब। समझ में आ गया ना। फिर दास्तान जो कंप्लीट हो गई, फिर गाज़ीउद्दीन हैदर का इंतकाल हो गया, फिर उसके बेटे नसीरुद्दीन हैदर गद्दी पर बैठे। तो इन्होंने दास्तान फसाने अजायब को ला करके नसीरुद्दीन हैदर के सामने पेश की। समझ में आ गया ना। इतनी बुनियादी चीज़ें आपको मालूम रहना चाहिए। तो फसाने अजायब किसकी दास्तान है, रजब अली बेग सुरूर। कहाँ की मुआशरत पेश की गई है, लखनऊ की। कहाँ पे रहकर लिखी गई है, कानपुर में। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, असद अली खान की फरमाइश पर लिखी गई है। समझ आ गया ना। किस अंदाज में लिखी गई है, मुकफ़ा मुसज्जा अंदाज में, काफ़ियादार इबारत है, ठीक है, सजा कर लिखी गई है। मुकफ़ा माने काफ़ियादार, मुसज्जा माने सजाई हुई इबारत, समझ गए ना। तो ये जो है मुकफ़ा मुसज्जा अंदाज में लिखी गई है, लखनऊ की मुआशरत को पेश किया गया। क्लियर हो गया ना। ये हो गई फसाने अजायब। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनकी शोहरत किस सिन्फ की वजह से है। इनकी शोहरत जो है कसीदा, ये हजुया कसीदा बहुत लिखते थे। हजू माने किसी की बुराई की जाए उसी को हजू कहते हैं, ठीक है। एक मदिया होता है, मतलब किसी की मदद की जाए तो मदिया हो गया। एक होती है हजू, हजू पढ़ना है पे ज़बर है, ठीक, नहीं तो हुजू और हिजू कुछ लोग पढ़ते हैं। तो ये हजुया कसीदा, हजुया कसीदे का बानी कौन है, सौदा। हजुया कसीदे का बानी कौन है, सौदा। हजुया कसीदा, हजुया कसीदे का बानी सौदा। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल, ठीक है। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल भी कहा जाता है। और हजुया कसीदे के ये बानी, ये बहुत गुस्से वाले थे। इनके यहाँ एक नौकर रहता था, उसका नाम था गुंचा। उनका क्या नाम था, उसका नाम रहता है गुंचा। और गुंचा इनके यहाँ रहता है। और जब भी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किसी से गुस्सा होते थे बहुत ज़्यादा, तो कहते थे कि जो है ला गुंचा तू मेरा कलमदान, अभी मैं इसकी खबर लेता हूँ, है ना। यानी कलमदान लाओ, अभी मैं इसकी खबर लेता हूँ, अभी इसके बारे में मैं बुरा भला लिखना शुरू करता हूँ, ठीक। तो ये चीज़ें आब हयात में लिखी हुई है। तो खैर, तो आप जान गए ना, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ये 1712 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, दिल्ली में, ठीक। सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। सौदा ये तखल्लुस है इनका। और जो है सौदा इसलिए लगा है कि इनके जो घर था वहाँ जो है सौदागरी का काम चलता था, उस निस्बत से इन्होंने अपने नाम के आगे जोड़ लिया सौदा, सौदा जोड़ लिया था। हालांकि इनका ये शायरी भी करते थे और शायरी में इनका तखल्लुस मिर्ज़ा था, लेकिन अपने ख़ानदान के में जो सौदागरी का काम चलता था उस निस्बत से इन्होंने अपने नाम के आगे सौदा लगा लिया था। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, और शायरी में तखल्लुस मिर्ज़ा था इनका, ठीक है। क्या तखल्लुस था, मिर्ज़ा। इनकी बहुत सारी जो है नज़में गज़लें हैं, तो उसमें उन्होंने मिर्ज़ा तखल्लुस इख्तियार किया है, समझ गए ना। तो 1712 में पैदा हुए थे। बहुत ज़्यादा आम खा लिए थे, आम इतना ज़्यादा खा लिए थे कि आम खाने की वजह से ही इनका इंतकाल हो गया, ठीक है। सौदा का इंतकाल कैसे हुआ, कसरत से आम खाने की वजह से, यानी ज़्यादा आम खाने की वजह से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का इंतकाल हो गया था, समझ गए ना। हजुया कसीदे का बानी सौदा।
इंतकाल कब हुआ? 1712 में। ठीक है, कसीदे का नक्काश अव्वल सौदा। सौदा के कसीदे को अनवरी और खाकानी के कसीदों के बराबर समझा जाता है। अनवरी और खाकानी ये जो कसीदा निगार थे, ईरान के थे, बहुत बड़े कसीदा निगार थे, तो उनके बराबर सौदा को समझा जाता है। समझ गए ना? फिर आगे देखिए अगला सवाल। जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी का असली नाम क्या था? असली नाम था शब्बीर हसन खान। जोश मलिहाबादी का असली नाम शब्बीर हसन खान। और शुरू में ये जो है शब्बीर तखल्लुस रखते थे। शुरू में क्या रखते थे? शब्बीर तखल्लुस रखते थे। बाद में इन्होंने जोश तखल्लुस इख्तियार कर लिया। समझ में आ गया ना? इनको जो है शायर इंकलाब कहा जाता है। शायर इंकलाब, शायर शबाब और शायर फितरत भी कहा जाता है। समझ में आ गया ना? शायर इंकलाब और शायर शबाब, शायर फितरत भी कहा जाता है। एक मुसव्विर फितरत है, वो दूसरे हैं, वो ख्वाजा हसन निज़ामी, वो मुसव्विर फितरत हैं। ये जो है शायर फितरत इनको कहा जाता है, जोश मलिहाबादी को। समझ में आ गया ना? तो जोश मलिहाबादी ये हो गए। फिर हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, इसके बारे में तो बात हो चुकी है पिछले वाले में। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था? सर सैयद ने जारी किया था। कहाँ से जारी किया था? जारी किया था बनारस से। उसके बाद जो है ये निकल रहा है, इस वक्त निकल रहा है अलीगढ़ से। ठीक है, और इसके मौजूदा मुदीर हैं सऊद आलम। कौन है? सऊद आलम। इसके मौजूदा मुदीर सऊद आलम। इसके बानी कौन थे? सर सैयद। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के बानी कौन थे? जारी किसने किया था? सर सैयद। मौजूदा कौन है? सऊद आलम। कौन है? सऊद आलम। समझ आ गया ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 79। शायर मशरिक किसको कहा जाता है? शायर मशरिक, हालांकि इसके बारे में बात हो चुकी है। शायर मशरिक जो कहा जाता है वो कहा जाता है अल्लामा इकबाल को, है ना? अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। शायर, और इनको शायर कुरान भी कहा जाता है, शायर मशरिक भी कहा जाता है, तर्जुमान हकीकत भी कहा जाता है, फ़लसफ़ी शायर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए अल्लामा इकबाल। समझ आ गया ना? इसका जवाब हो जाएगा अल्लामा इकबाल। इसके बारे में पिछले बारे में बात हो चुकी है। फिर देखें आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 80। उर्दू में किस शायर को शायर इंकलाब कहा जाता है? अभी हमने बताया ना, शायर इंकलाब और शायर शबाब, शायर फितरत किसको कहा जाता है? जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी। नगमे इल्हाम, सॉरी, शोला व शबनम इनका बहुत ही मशहूर शेरी मजमूआ है। शोला व शबनम, शोला व शबनम इनका बहुत ही मशहूर शेरी मजमूआ है जोश मलिहाबादी का। जोश मलिहाबादी के एक परदादा थे। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जोश मलिहाबादी के परदादा का क्या नाम था? उनका नाम था फ़कीर मोहम्मद खान, और वो भी शायरी करते थे, गोया तखल्लुस रखते थे। फ़कीर मोहम्मद खान गोया, ये जोश से इनका क्या ताल्लुक था? परदादा थे। समझ में आ गया ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 81। इसमें यह है कि अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है? तो अजनबी चेहरे, ये है अजनबी चेहरे कमर जहाँ। सी वाला ऑप्शन सही है, ये सी, ऑप्शन नंबर सी, कमर जहाँ। कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार से है। ये ज़िला समस्तीपुर में पैदा हुई, ज़िला समस्तीपुर में ये पैदा हुई हैं। और इनका जो मजमूआ है ये है अजनबी चेहरे। एक और लिखा था इन्होंने, एक लिखा है चारागर के नाम से। इसके अलावा जो है एक है चारागर। अगर पूछा जाए चारागर किसका अफसानी मजमूआ है? कमर जहाँ। अजनबी चेहरे किसका है? कमर जहाँ। समझ आ गया ना? ये समस्तीपुर में पैदा हुई, बिहार में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। अब देखिए अगला, निगार अजीम अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो सबसे पहले आप जानिए कि निगार अजीम जो है ये अफसाना निगार हैं बिहार की, और उन्होंने एक अफसाना लिखा है आशियाना के नाम से। क्या नाम है? आशियाना। तो ये जो लिखा गया है ये नफ्सियाती है। किस तरह का है? ये नफ्सियाती है, मतलब उरियानी फुआशी वाली बात है इसमें। समझ में आ गया ना? तो ये जो है निगार अजीम ये वाला हो गया। समझ में आ गया ना? अब देखिए आगे अगला कि सर सैयद कहाँ मदफून हुई है। हालांकि पिछले वाले लेक्चर में बात हो चुकी है, पिछले वाले क्लास में। तो सर सैयद कहाँ दफन है? अलीगढ़ में। कब इंतकाल हुआ था? 1898 में। कब इंतकाल हुआ? 1898 में।
और सर सैयद ने एक किताब लिखी थी आसारुस सनादीद, जो कि बहुत ही मशहूर किताब है। आसारुस सनादीद एक किताब लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें दिल्ली की कदीम इमारतों का जिक्र है, दिल्ली की कदीम इमारतों का जिक्र है आसारुस सनादीद। ये किसकी है? सर सैयद की किताब है। इसके अलावा एक और किताब लिखी थी जामे जम, जामे जम, ये भी एक तारीखी किताब है, ठीक है। जामे जम एक, ये भी एक तारीखी किताब है। तो आसारुस सनादीद, जामे जम, ये सब तारीखी किताबें हैं, ये सर सैयद की है, ठीक। आगे देखिए, और भी सर सैयद के बारे में थोड़ा सा बात हो जाए कि सर सैयद ने एक मदरसा कायम किया था। सर सैयद ने सबसे पहले एक मदरसा कायम किया था, उसका नाम था मदरसतुल उलूम। क्या नाम था? मदरसतुल उलूम उसका नाम था। ये 1875 में सबसे पहले सर सैयद ने एक मदरसा कायम किया, उसका क्या नाम था? मदरसतुल उलूम उसका नाम था। उसके 2 साल के बाद ही 1877 में इस मदरसे ने तरक्की की और इसका नाम हो गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मडन एंग्लो, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यही कॉलेज आगे चल करके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है। समझ गए ना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है। क्लियर हो गया ना? तो सबसे पहले 1875 में मदरसतुल उलूम, फिर उसके बाद क्या होता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1877 में, फिर 1920 में क्या होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है। समझ आ गया ना? और एक चीज़ और है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार कौन मुकर्रर हुए? कौन हुए थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम, इसको लिख लीजिएगा, सज्जाद हैदर यल्दरम। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार मुकर्रर किए गए थे, ठीक है। और सज्जाद हैदर यल्दरम कौन है? इनकी बेटी का क्या नाम है? इनकी बेटी का नाम कुर्रतुल ऐन हैदर, जिन्होंने एक नावल लिखा था आग का दरिया। कुर्रतुल ऐन हैदर, इन्होंने एक नावल लिखा था आग का दरिया। समझ आ गई ना? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 84 पे आते हैं। अब्दुल मुगनी, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी औरंगाबाद में, ठीक है। अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई है? औरंगाबाद में। फिर आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है आगा हस्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। आगा हस्र ने एक ड्रामा लिखा, तारीखी ड्रामा रुस्तम और सोहराब, जिसमें रुस्तम बाप रहता है, सोहराब उसका लड़का रहता है, आखिर में दोनों की जंग को दिखाया गया है। ये एक तारीखी ड्रामा है, ठीक है। आगा हस्र का बहुत मशहूर ड्रामा है रुस्तम और सोहराब, ठीक। आगा हस्र काश्मीरी को जो है शेक्सपियर हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान का शेक्सपियर। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर आगा हस्र काश्मीरी। उर्दू ड्रामे का मार्लो एक अंग्रेज था, उसी के नाम से मुनासिब से इसको कहा था। उर्दू का मार्लो या उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आगा हस्र काश्मीरी को कहा जाता है। समझ में आ गया ना? हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। लुत्फुर रहमान के किसी एक मजमूए का नाम बताइए। लुत्फुर रहमान, इसमें कौन है लुत्फुर रहमान का? ये है बोसे नम, लुत्फुर रहमान बोसे नम। समझ में आ गया ना? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे? मुसलमानों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए लिखा था ये, ठीक है। ये जो उनके नावल इस्लाही नावल होते थे वो सबके लिए होते थे, तो लोगों के लिए लिखा है, ठीक है। और देखिए आगे अगला, गालिब के कितने खतूत के मजमूए हैं? हमने बताया था ना पिछले वाले में, गालिब का जो पहला खतूत का मजमूआ उसका नाम है ऊदे हिंदी। क्या नाम है? ऊदे हिंदी। और दूसरे का क्या नाम है? उर्दुए मुअल्ला। दूसरे का क्या नाम है? उर्दुए मुअल्ला, ठीक। ऊदे हिंदी का दीबाचा किसने लिखा था? ऊदे हिंदी का दीबाचा लिखा था अब्दुल गफूर सरूर। मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, अब्दुल गफूर सरूर इसका दीबाचा लिखा था। उर्दू मोहल्ला का किसने लिखा था? मीर मेहदी मजरू। अगर पूछा जाए कि उर्दू हिंदी में कुल कितने खत हैं? उर्दू हिंदी में कुल जो है 162 खत हैं। उर्दू मोहल्ला में कुल कितने खत हैं? उर्दू मोहल्ला में कुल 472 खत हैं, ठीक है। उसको याद कर लीजिएगा। उर्दू हिंदी में 162, उर्दू मोहल्ला में 472। समझ में आ गया ना? चलिए और हम बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की? गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की? देखिए गालिब जो है सबसे पहले फ़ारसी में शायरी करते थे, उसके बाद जो है इन्होंने
उर्दू में शायरी करना शुरू किया। हालांकि गालिब को जो है अपने उर्दू कलाम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे। गालिब ने खुद ही एक शेर कहा है कि फ़ारसी बी ताबा बीनी नक्श हाय रंग रंग बगुज़र अज़ मजमुआ उर्दू की बेरंग मानस्त। यानी मेरे उर्दू के कलाम बेरंग है, उसमें कोई रंग नहीं है। समझिए, यानी गालिब ने अपने उर्दू कलाम को नापसंद किया है। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि गालिब ने उर्दू के अलावा फ़ारसी ज़बान में भी शायरी की है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? फ़ारसी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, वरना कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।